नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जो मतभेद है, टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने खुद सामने आकर के लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि इन कानून से इससे डरने की जरूरत नहीं है। नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। इस बीच हमारे साथ खासतौर पर इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी के युवा सांसद, बहुचर्चित चेहरा, देश के प्रभावी राजनेता वरुण गांधी हैं, एक्सक्लूसिवली एबीपी से बात करने के लिए, जो सालों में कभी एक बार सामने आते हैं बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी। जैसा मैंने कहा कि बहुत समय बाद आप बात करते हैं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं कि इतना इस मुद्दे को लेकर के आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा विरोध हो रहा है कि भाई ये नागरिकता संशोधन कानून जो आपकी सरकार ने बनाया है वरुण जी, ये इससे लोगों की नागरिकता जा सकती है। लोगों के मन में डर है, अक़लियत के मन में, मुस्लिम समुदाय के मन में डर है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है, ये जो लोगों की शंकाएं हैं? देखिए, इसके इतिहास में पहले हम लोग जाएं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, 3 देशों को केंद्रित करके ये कानून बना है। अगर हम 1950 की जनसंख्या गिनती करते हुए आज तक आएँ तो वहाँ जो समूचा अल्पसंख्यक है, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, जिसमें ईसाई, सिख, बौद्ध, अन्य आते हैं, वो अगर 1950 की गिनती की तुलना में आज आप गिनती करें तो 12% से लेकर 21% उनकी जनसंख्या मूल बची है। इसका मतलब या तो उनका कत्ल हुआ है, या तो धर्म परिवर्तन हुआ है, या तो उनको वहाँ से भगाया गया है। चौथी बात हो नहीं सकती। तो अगर हम भारत की नीति को हमेशा से उदारवादी और मानवतावादी माने, अगर इस भारत को अपनी माँ माने, तो एक माँ तो अपने बच्चों को बचाने का काम करेगी। दूसरी बात, अगर इस पे विरोध जब होता है तो कहा जाता है कि फिर आप म्यांमार के रोहिंग्या को उसमें इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे, तमिल को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे। तो इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट 2017 की है, जो कहती है कि म्यांमार में और श्रीलंका में, बट खास करके म्यांमार में, साउथ ईस्ट एशिया की रिपोर्ट है, वो हम लोगों को ये बताती है कि संसाधनों के खींचातानी के वजह से, भौगोलिक प्रतिस्पर्धा के वजह से और भाषा की भिन्नता के वजह से, जो हम बड़े कि तुम बड़े की राजनीति के वजह से स्थिति वहाँ विस्फोटक हुई, उसका शिकार रोहिंग्या भी, हिंदू भी, ईसाई भी, सिख भी, और वो मुसलमान जो रोहिंग्या नहीं है वो भी बौद्ध धर्मी बहुसंख्यक का वहाँ पे एक शिकार बने। वहाँ पे संसाधनों के भौगोलिक प्रतिस्पर्धा के वजह से खींचातानी बढ़ी, लेकिन उसका मूल धर्म नहीं है। यही तो आरोप है ना वरुण जी। ऑपोजिशन आप देख रहे हैं रोज, ऑपोजिशन का जो मुख्य आरोप है कि पहली बार इस सरकार का प्रयास है नागरिकता को धर्म से जोड़ने का। नहीं, नागरिकता को मानवता से जोड़ने का। आप इस बात को मानिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जी रहा है, आज से नहीं, 1947 से, वैसा कोई जानवर भी नहीं जीना चाहेगा। लेकिन जब आप सिर्फ उसी आधार पे, रिलीजन के आधार पे चुनेंगे तो ये चार्ज तो लगेंगे ना वरुण जी कि धर्म को आधार बना के राजनीति के लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर ये चार्ज लगेगा, गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पे खड़े होकर ये बात रखी है कि पिछले 2 वर्षों में 403 मुसलमान भाइयों को देश की नागरिकता मिली है। ठीक है, तो इससे ये बात तो सामने आती है कि सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है। मान के चलिए कि अब हम एनआरसी की बात करें, मैं इसमें थोड़ा सेगवे कर रहा हूं, तो ये बात कैसे आती है? एनआरसी पे डर किस बात का है? 2 डर हैं। एक तो मैंने देखा, मुख्य विपक्षी दल के एक पूर्व मंत्री ने ये कहा कि जब वो मंत्री थे तो उन्होंने ये देखा कि जो फॉर्म टेस्ट केस में बांटे गए थे दिल्ली में, उसमें कई ऐसे लोग थे जो किसी भी बॉक्स को टिक नहीं कर पाए, तो उनकी आशंका ये थी कि उनको देश से बाहर किया जाएगा। कोई प्रणाली, कोई प्रक्रिया आज तक शुरू ही नहीं की गई, बनाई नहीं गई। ये प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ये बात फैली, उन्होंने बात रखी, तो अभी हम लोग क्यों आशंकित हों? दूसरा, एनआरसी का मुख्य मुद्दा क्या है?
मान लीजिए मैं एक हिंदू हूं और आप एक मुसलमान हैं और हम दोनों के पास कागज नहीं है, तो डर आपके मन में डाला ये गया है गलत तरीके से कि मैं बोलूंगा कि भैया मैं उत्पीड़न का शिकार हूं और मैं बच जाऊंगा, और क्योंकि आप सीए के अंतर्गत नहीं आते इसलिए आप फंस जाएंगे, आप देश से बाहर होंगे। ये बिल्कुल ही झूठ बात है, इसलिए क्योंकि जब 410 लोगों को नागरिकता दी गई है और लाखों लोगों को आज तक मुसलमानों को नागरिकता दी गई है, वो सामान्य नागरिकता प्रणाली के तहत दी गई है। टू दी कॉन्ट्री वरुण जी, जो आप कह रहे हैं जी, ये लोगों के मन में धारणा आई कि असम में चूंकि एनआरसी किया गया और उसमें कई लाख हिंदुओं के नाम आए, इसलिए आपकी सरकार ने सीए लेकर के आए ताकि उनको तो नागरिकता मिल जाए, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो उनका डर ये है जो स्पष्ट तौर पे देखिए भैया, राष्ट्रवादी विचारधारा की सोच हमेशा ये बतलाती है कि ये भारत एक अखंड भारत था। तो ये कानून तो लाया इसलिए गया है ताकि उन लोगों को एक राहत मिले, वो जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिनके ऊपर रोज अतिक्रमण आक्रमण हो रहे हैं। अगर हम लोग बात करें एनपीआर की भी, अब कुछ लोग तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। अगले साल सेंसस आ रहा है तो शायद वो लोग सेंसस का भी विरोध करने लगे। आज कोई भी सरकार एनपीआर ला रही है जो जिसके 110 देश हैं जिनके पास एक रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भी है, सारे षड्यंत्रकारी तो देश नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एनपीआर, अगर सरकार अपनी नीतियों को आखिरी आदमी तक पहुंचाना चाहती है, अगर सरकार ये चाहती है कि हम लोग आखिरी आदमी की स्थिति जान के उसकी वृद्धि कराएं, तो ये तो किसी ना किसी डेटा क्लासिफिकेशन के तहत ही तो होगा। ये ठीक बात है आपकी, और मैंने ये देखा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ये भी कहा कि आप सीए और एनआरसी को क्लब लिंक ना दोनों करिए। अलग अलग चीजें। लेकिन लोगों के मन में शंका है, मैंने भी इन प्रोटेस्ट को कवर किया, बहुत से ऐसे लोग मिले वरुण जी सड़क पे जो ये कहते थे कि इनको अलग करके आप नहीं देख सकते, सरकार झूठ बोल रही है। भैया, मैंने एक प्रतिष्ठित एंकर को देखा शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में जाके एक माता का इंटरव्यू करते हुए। वो महिला ने ये कहा कि भाई हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि मूल मुद्दा क्या है, आप क्यों परेशान हैं? तो उसने कहा कि हमने गृह मंत्री जी को सदन के पटल पे कहते हुए ये सुना है कि हम एक भी मुसलमान को देश की नागरिकता नहीं देंगे। अब या तो वो शायद पढ़ी लिखी कम है, या तो किसी ने बरगलाने का काम किया। इस ठंड में लोग ठिठुरते हुए वहां बैठे हैं, गरीब लोग हैं, सीमांत जीवन जीने वाले लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग आप कह सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं या आरोप लगाना चाहता हूं मुख्य विपक्षी दल, अन्य विपक्षी दलों को, कि आप 1 जनवरी को क्या आप विदेश में छुट्टियां मना रहे थे कि क्या आप शाहीन बाग में अपने लोगों के बीच में बैठे थे? वरुण जी, वहां तो आप या आपकी पार्टी से सरकार में आप हैं, आप में से कौन गया? मैंने तो 31 या 1 को आपकी पार्टी से भी किसी को नहीं देखा। ठीक है, लेकिन वो लोग वहां पे क्या नारा लगा रहे हैं? वो भूल जाइए कि वो मोदी जी के खिलाफ नारा लगा रहे हैं या वो सरकार के खिलाफ। वो अधिकांश नारे तो वहां पे आजादी के लड़े। हमारी तो विचारधारा ही अलग है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, इस देश में आप रहें, इस देश के मालिक आप हैं, इस देश के हिस्सेदार आप हैं, ये मैं मानता हूं। लेकिन आपको इस देश को विखंडित करने के लिए स्वतंत्रता नहीं है। आप धर्म अपना चुनिए, आप पहनावा चुनिए, आप खान पान चुनिए, आप भाषा चुनिए, ये सब बढ़िया है। जिस दिन आप ये कहने लगे कि भाई हमको देश तोड़ना ही तोड़ना है, तो माफ करिए, इनके साथ तो हम फिर नहीं बैठेंगे। मुख्य विपक्षी दल ने एक बैठक बनाई, उसमें आधे दल नहीं आए, वो विभाजित थे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को बचा के चल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो राष्ट्र नीति के लिए नहीं, वोट नीति के लिए ये बात उठा रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पे। मोदी जी की राजनीति है राष्ट्र नीति के इर्द गिर्द, राष्ट्र नीति को केंद्र बिंदु बना के। और जो विपक्षी दल आज ये 2 नाव पे सवार हैं। क्यों? क्योंकि वो उन विचारों को, गरीबों को डरा के, धमका के, बरगला के वोट भी लेना चाहते हैं, जो 50 साल से देश में हो रहा है। और एक तरफ वो
लोगों को नाराज भी नहीं करना चाहते कि हम आगे आके आपका विरोध कर रहे हैं। या तो आप देश को सशक्त करने के लिए हैं या आपको देश को कमजोर करना है, मट्ठा डालना है जड़ों। आप पीलीभीत से सांसद कोई हैं, बात सुल्तानपुर नहीं, को मेरी- आपने रिप्रेजेंट किया है। मेरी माँ है वहां से, तो जी एक ही बिल्कुल। बात। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में हमने देखा इतना बड़ा विरोध हुआ और कई लोगों की अफसोसजनक बात है कि जानें चली गई, ये कहाँ तक जस्टिफाइड? देखो भैया, किसी भी व्यक्ति की जान गई इस पे कोई खुशी नहीं हो सकती, पहली बात तो ये है। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो मेरठ के एसपी ने कहा कि भाई आपको मैं पाकिस्तान भेज दूंगा, ये गलत कहा। इस तरीके से आप गरीबों को धमका के नहीं कर सकते। लेकिन आप एक पुलिस अफसर हैं कांदला में, अन्य शून्य जगह बदायूं में, और एक दंगाई भीड़ आ रही है, वो मार्केट के हर दुकान को आग लगा रही है, वो आपके ऊपर हमला बोल रही है ना? आपका काम है कानून व्यवस्था की रक्षा करना, लोगों की सुरक्षा का आप एक यंत्र हैं। जब वो भीड़ एक कदर से बाहर बेकाबू हो जाती है तो वो आदमी क्या करेगा? अगर आप हिंसा फैलाना चाहते हो, वो लोग, माफ करिएगा, संभल में, कांदला में, अलग अलग जगह वो प्रायोजित भीड़ थी और हिंसा फैलाने के लिए उन लोगों को भेजा गया। तो आपको लगता है इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी? पुलिस जो है वो क्या करती वहां पे? क्या उनको माला पहनाती? नहीं, लेकिन कई बार प्रदर्शन उग्र हो जाते हैं, लेकिन उस पर ऐसा एक्शन हो कि लोगों की जानें चली जाए। आशीष जी, आपने जामिया का प्रदर्शन देखा, जब तक विद्यार्थी ही थे वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। जब अराजक भीड़ वहां, क्रिमिनल भीड़, प्रायोजित भीड़, गुंडाई समूह उसमें शामिल हो गया, तब आपने क्या देखा? आपने ईंटें, रोड़े, पत्थर, कांच की बोतलें पुलिस के ऊपर फेंकना, निर्दोष लोगों के घरों में घुस के हिंसा फैलाना, लूट मार करना, आग लगाना। ठीक है, आप इस देश के राजधानी में हो मान्यवर, आप कोई भारत से 500 किलोमीटर दूर द्वीप पे नहीं हो जिसके ऊपर भारत का कब्जा है। आप देश के राजधानी में हो। भगवान ना करे अगर वो आग फैल जाती दिल्ली में, अगर वो हिंसा फैल जाती, अगर वो मॉब फैल जाते, तो कौन जिम्मेदार होता? जो लाखों लोग मरते दिल्ली में, तो कौन जिम्मेदार होता? पुलिस को अगर वहां पे रोकना पड़ा और किसी के ऊपर डंडे मारने पड़े, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने हमारे बच्चों को बचाने का काम किया। दूसरी बात, नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत नहीं ली ना, तरीका भी तो हो सकता था ना। देखिए, आपने उनको देखा, आपने स्वयं कवर किया, 2.5-3 घंटे उन्होंने बोला लाउड स्पीकर पे कि आप हिंसा मत करिए, आप शांत हो जाइए, हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे, हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे, ये उन्होंने कहा पुलिस वालों ने। और किसी ने सुना, किसी ने उनकी बात सुनी नहीं, बाकी और हिंसा और फैली, क्योंकि उनको लगा ये कमजोर हो रहे हैं। कोई इस देश की व्यवस्था को भैया कमजोर ना माने, ये उसकी गलतफहमी होगी। और जेएनयू में जो हुआ, गलत हुआ, जिसने भी किया गलत किया। अब एबीवीपी ने किया, सीपीआईएमएल ने किया, सीपीएम ने किया, आईसा ने किया, एनएसयूआई ने किया या एबीपी ने किया, इस पे मैं जानना नहीं चाहता किसने किया और क्या किया। लेकिन आपने देखा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री ने आधे घंटे के अंदर अपने अभिव्यक्ति सार्वजनिक की कि हिंसा गलत है, हम इसके खिलाफ हैं, और जो भी कर रहा है उसको, अभी जांच पड़ताल चल रही है, उसको सजा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ वरुण जी, आपकी रिश्तेदारी भी है, आपसे रिलेशनशिप भी है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, प्रियंका गांधी वाड्रा जी, वो बड़ा एक्सटेंसिव इस पर उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वोटेड टू पावर वी विल रिवोक दिस लॉ, जी, कि ये माइनॉरिटी के खिलाफ है। जी, आप उनके विरोध पे क्या कहते हैं? मैं ये कहूँगा कि आप मोदी जी का, अमित शाह जी का, सरकार का विरोध करिए, लेकिन आप इस कदर विरोध ना करिए कि आप राष्ट्र के विरोध में खड़े हो जाएं। आपको लगता है राष्ट्र का विरोध कर रही है प्रियंका जी? मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, मैं ऐसे सारे लोगों के लिए ये बोल रहा हूँ
जो ऐसी बात रखते हैं कि अंत में आपके आने वाले पीढ़ी आपसे प्रश्न करेंगी। देश एक दो मुहा पे इस समय भैया खड़ा है, या तो आप देश के साथ खड़े हो या तो आप ऐसे कुछ नीतियों के साथ खड़े हो जिससे हो सकता है आपका लाभ हो लेकिन देश का नाश हो जाए। इसलिए मैं ये कहूँगा, आप सरकार के खिलाफ बात उठाइए अगर आपको ठीक लगे, लेकिन जिस समय वो बात देश के खिलाफ होने लगे तो आप लोगों को दोबारा सोचना पड़ेगा कि आप किस रास्ते पे चल रहे हो। मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने कहा कि CAA माफ कीजिएगा इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट विल डिस्ट्रॉय इंडिया। आप देश को एक रखने की बात कर रहे हैं। मैं एक बात आपके माध्यम से पूछूं, एंड शी सेड जो लोग टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो लोग, पहले तो ये बात बेबुनियाद है, वो उस बात पे तो मैं बात रख चुका हूँ। दूसरा, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं ऐसी, क्या उन्होंने CAA पढ़ा है? 99.9% लोगों ने तो उस एक्ट को पढ़ा भी नहीं है। आपको लगता है उन्होंने बिना पढ़े ही मुहिम छेड़ी हुई है देश भर में? अब ये तो मेरा बिल्कुल साफ मानना है। राहुल जी कहते हैं फासिस्ट्स इन कंट्रोल ऑफ आवर नेशन आर अफ्रेड ऑफ द वॉइसेस ऑफ आवर ब्रेव स्टूडेंट्स। अब सुनिए, ये फासिस्ट कह शब्द, रहे हैं सुनिए, ये शब्द इतना गंदा है और इतना अपरिपक्व है ना। 1930 के जर्मनी में लाखों लोगों को, यहूदियों को, बेचारों को गलाया गया, जलाया गया, जान से मारा गया, हमेशा के लिए समाप्त किया गया। आप इस सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, जो दो दो बार अपने बूते चुन के आए 300-300 सीटों के साथ, बाकी दल को परास्त करते हुए आए हैं, इतना बड़ा वोट जन समूह उनके साथ है ना, आप उस चीज से उनकी तुलना कर रहे हैं। आप कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, आपको दोबारा सोचना चाहिए। या तो आप इतिहास नहीं जानते, या तो आप इतिहास जानते हुए लोगों को बरगलाने का काम कर। मैं आपको एक बात बताऊं, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ ना, यही वो लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा एक हल्ला बोला कि ये देश के विरोध में, ये देश के विरोध में, देश के गरीब आदमी के विरोध है। उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ, 3/4 बहुमत मिली। आपको लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो अभी राजनीति कर रहे हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? क्योंकि आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं। देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं बात अपनी रख रहा हूँ। और मैं ये बात रख रहा हूँ कि इस तरीके के जितने भी लोग ये शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उससे हो सकता है उनका फायदा हो, सस्ता हो या महंगा हो, इस पे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इस देश का नुकसान है। वो पार्टी हमने पिछले कुछ चुनाव में देखा, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है। आपने उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दिया, बट झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा में, महाराष्ट्र, सुनिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ? आप जिस दल की बात आप कर रहे हैं, उनकी सीटें गिनी और बीजेपी की सीटें उनसे 4 गुना है। बस यही है कि बीजेपी का बार इतना हाई है कि अगर बीजेपी 100 में 99 मार्क्स हर बार ना लाए तो लोग कहते हैं परफॉर्मेंस कम है। और उस मुख्य विपक्षी दल का बेचारे बार इतना लो है कि अगर 100 में से 40 मार्क्स भी हो तो माँ कहती है कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम पास तो हो गए। JNU में दीपिका पादुकोण इस देश की बड़ी फिल्म कलाकार हैं, अपने मेहनत के दम पे इतना बड़ा नाम कमाया उन्होंने। वो वहां गई जी, इतनी ट्रोलिंग हो गई एक इतनी बड़ी अभिनेत्री की, क्या ये ठीक है? देखिए भैया, क्या है, आप को स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है एक विचारधारा चुनने की, उस विचारधारा के तहत अपनी बात रखने की, लेकिन आप शौकिया तरीके से बात मत रखो। शौकिया तरीके? मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, आप के पीछे बहुत लोग खड़े हैं क्योंकि आप जाने पहचाने चेहरे हैं। आप किसी मुद्दे के गहराई में तो जाइए। ये आप कैसे कह सकते हैं कि गहराई में नहीं गई? मैं आपको संभवतः उन्हें पता हो। नहीं, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने चूज किया है कि मुझे किसके साथ खड़ा होना है, कौन सही कौन गलत। तो फिर उन्होंने बात रखी क्यों नहीं अपनी? उनको जाके एक तर्क संगत, तथ्यात्मक तरीके से ये कहना चाहिए था कि देखिए मैं यहाँ आई हूँ और ये मुद्दा है, ये मेरा मानना है, इस तरीके से देश में होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन वो आई, एक फोटो आप उन्होंने लिया और वो चले गई अपने फिल्म के रिलीज होने से एक दिन पहले।
ये आरोप आप भी लगा रहे हैं कि फिल्म प्रमोशन का फोटो ऑप था? मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अंत में आपका मेकअप मैन आपको कुछ बोले, आपका स्पॉट बॉय आपको कुछ बोले, आप उसको सत्य मान के आगे आके अपनी बात रखो। इससे अच्छा आप आधा घंटा उस मुद्दे पे, क्योंकि आपका एक नाम है, लाखों लोग आपको देख के प्रभावित हैं, आपके फैन क्लब्स हैं, जो भी हों, ये रजनीकांत जी हों चाहे दीपिका जी हों, आप उस मुद्दे पे गहराई पे जाइए। उसके बाद जो आपको कहना है करना है आप करिए। अगर आप महात्मा गांधी की अभिव्यक्ति पढ़ें, 2 बार उन्होंने लिखा कि एक मानवतावादी, उदारवादी, प्रगतिशील राजनीति के ऊपर ये देश चले। और उन्होंने उसी जगह में ये लिखा है कि मुझे चिंता आज नहीं है, आने वाले समय के लिए भी चिंता है कि ये पाकिस्तान जो बना है इसमें अल्पसंख्यकों का क्या हश्र होगा। प्रणब मुखर्जी साहब ने अपने अध्यक्षता में एक राज्यसभा की समिति बनाई जिसमें उन्होंने वहाँ पे ये लिख के दिया, ऑन रिकॉर्ड है, कि बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं उनको हम शरण दें, बहुसंख्यक जो हैं वहाँ ठीक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को कहा, जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। आज समय है अपने राजनीतिक विजय के बारे में ना सोचते हुए इस राष्ट्र के झंडे को हम और ऊंचा करें, ये राष्ट्र की जड़ों को हम मजबूत करें, और एक ऐसे नेतृत्व के साथ हम लोग खड़े रहें जो कट्टर राष्ट्र भक्त हो। बहुत शुक्रिया वरुण जी, आपने समय निकाला एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।